कैसे हो दोस्तों, नन्हे दोस्तों। आज मैं देखो आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ चीन जापानी रूपकथा मिहिर सेन की लिखी हुई इस किताब से एक रूपकथा की कहानी। चीन जापानी रूपकथा यानी कि चीन जापान की रूपकथाओं की कहानी। तो अच्छा, इस किताब से इससे पहले मैंने एक कहानी पढ़ी तो थी, मुझे जितना याद है। इस किताब की प्रकाशक हैं लिपिका। ये किताब सबसे पहले प्रकाशित हुई थी जून 1987 में। और इसके मुद्रण किए हैं परेशनाथ पान, और प्रच्छद और छवि जो ड्रॉ किए हैं वो है सर्वजीत सेन। तो चलो बच्चों, हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस किताब से इससे पहले मैंने जो कहानी पढ़ी थी वो थी सुखेर पाखी। तो आज हम पढ़ लेते हैं राखाल बालोक आनीस। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पहले पहुंच तो जाएं। तो हम पहुंच गए हैं राखाल बालोक अनीस। तो राखाल इस शब्द की अर्थ है जो गाय भैंस चराते हैं, है ना। तो राखाल है। जैसे श्री कृष्ण का एक नाम था, मतलब बांग्ला में हम लोग एक नाम से पुकारते हैं श्री कृष्ण को, राखाल राजा, क्योंकि वो भी गाय चराते थे, है ना। तो उनका वो राजा, ऐसे उनको बचाने जाते हैं। तो और बालक मतलब बालक, बालक मतलब बालक। तो राखाल बालक अनीस। कोई एक समय एक जमींदार के पास अनीस नाम का एक राखाल था। वो बालक था उम्र में, और स्वभाव से भी वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए हर कोई उसे प्यार करता था। और सबसे ज़्यादा उसकी बांसुरी सुनने में सारे लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। उसके पास एक छोटी सी बांसुरी थी। तो वो जो छोटी सी बांसुरी वो है क्या, सही में एक बांस का टुकड़ा है, लेकिन अनीस के हाथ में वो सुंदर सा एक वाद्य यंत्र में तब्दील हो जाती थी। गांव के हर कोई जब भी थोड़ा सा समय जिनको भी मिलता, वो अनीस को पूरा चारों तरफ से घेर के बैठ जाते उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए। जमींदार लेकिन अनीस की ये बांसुरी और अनीस दोनों को ही नहीं सह पाता था। तो हर काम में वो कुछ ना कुछ निकालते थे। हैं, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। और उसको जब भी वो देखते कि वो बांसुरी बजा रहा है, तो भाई उसको बहुत हड़का देते हैं। तुझे मैं बांसुरी बजाने के लिए पैसा देता हूँ क्या, ऐसे बोल के। लेकिन सारे लोगों को पता था कि अनीस कभी भी काम चोरी नहीं करता था, काम चोरी करके कभी भी बांसुरी नहीं बजाता था। एक दिन कुछ एक छोटा सा क्या ही था, उस मतलब एक बहाना बनाना था, ऐसे कह सकते हो। बहाना बना के जमींदार बहुत ज़्यादा मारे पीटे, और फिर सिर्फ वही नहीं, उसको गला धक्का मार के मतलब गर्दन पकड़ के निकाल दिया। और निकालने से पहले उसकी जो बांसुरी थी उसको वो तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मतलब एकदम तोड़ दिए उसको। और कहे, भाग जाए यहाँ से, अब देखूं कैसे तू बजाता है हैं। अनीस तो रोते रोते घर से बाहर चला आया। रस्ते दर रस्ते भटकता रहा। ऐसे ही जब वो रोते रोते जा रहा था तो एक दादाजी सामने आके उससे पूछे, बेटा तुम कौन हो, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे रो क्यों रहे हो, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं। तो अनीस रोते रोते ही सब कुछ बोले दादाजी को। तो दादाजी उसके आंखों की पानी रोक के बोले, अरे रो मत बेटा अनीस, आओ मेरे साथ आओ। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे और मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे इसका शोध लेना है। अनीस को वे अपने घर लेके आए और फिर वही एक सुंदर सा बांसुरी बना दिए, बांस काट कर। पहले वाली बांसुरी से भी ये सुंदर बना बांसुरी। इससे पहले तो सिर्फ इंसान लोग अनीस की जो बांसुरी है उसकी धुन में मोहित होते थे, लेकिन इस बांसुरी के सुर से वन के पशु पक्षी हर कोई अनीस के प्राण प्रिय दोस्त बन गए। देखो अनीस बजा रहा है और सारे लोग कैसे उसको घेर के
के बैठ के सुन रहे हैं, है ना, सुंदर सा। और देखो चारों तरफ गाय है, पहाड़ है, खेत खलियान है, सुंदर सा है ना। ओके, चलो, ऐसे ही करके दिन बीतते जाए। एक दिन वही जमींदार जो है वो सुबह सुबह नींद से उठा और कहने लगा अपने सारे लड़कों को बुलाकर, कल रात को ना मैं सपने में एक अद्भुत सुंदर खरगोश देखा है। दूध जैसे वो सफेद था और उसके सर पे छोटा सा एक काला सा बिंदी थी। तो मुझे बहुत पसंद आया है वो खरगोश, मुझे वैसा ही वाला ही खरगोश वन से निकाल के लाके देके जाओ। तो लड़के लोग बोले, पिताजी वो तो सपना ही है, हम लोग कभी जीवन में ऐसा कोई खरगोश देखा ही नहीं है, ऐसा खरगोश है भी या नहीं हम लोगों ने नहीं सुना है, तो वैसा वाला कहाँ से लाके दूँ आपको। तो जमींदार तो भड़क गए भाई, भड़क के बोले, अपदार्थ है सारे, मुझे वो खरगोश ही चाहिए। तुम में से जो भी मुझे लाके देगा वो खरगोश, ध्यान में रखना मेरे मरने के बाद भाई तुम लोगों को, तुम में से सिर्फ उसी को मेरा सारा संपत्ति मिलेगा। सारा संपत्ति के लोभ से बड़ा लड़का सोचा, वे तो मुझे ही मिलना चाहिए था, मैं बड़ा लड़का हूँ, लेकिन और कोई अगर लाके देता है तो संपत्ति तो मतलब उसे मिलेगी ना, भले चाहे उस वो बड़े लड़के को मिलना था, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। दूसरे किसी को मिल जाएगा। तो ये सोचकर बड़ा भाई खरगोश के अनुसंधान में निकल पड़ा और जाते जाते एक दादाजी से मिले। तो वो सारे कुछ सुन के बोले, तुम वन में चले जाओ, वहाँ पर अनीस मेरे गाय भैंसों को चढ़ा रहा है, तुम उसको जाके बोलो क्या मांगते हो, वो ज़रूर तुम्हें हेल्प करेगा, वो ज़रूर तुम्हें सहायता करेगा। तो बड़ा भाई सीधा वन में जाकर पहले अनीस को ढूंढा, फिर अनीस सब कुछ सुन के बोला, ठीक है मैं आपको सहायता करूँगा, वैसा एक विचित्र खरगोश जुगाड़ करके रखूँगा आपके लिए, लेकिन आज शाम को आप आके लेके जाना। परंतु आप जब खरगोश लेके जाने के लिए आओगे तो उसका दाम के हिसाब से आप मुझे 1,000 रुपये दे के जाओगे। तो मन ही मन बड़ा भाई हंसा और सोचा कि हाँ, पूरा संपत्ति है उसके है, बस उसके साथ 1,000 रुपये कहाँ, उस पूरा संपत्ति और 1,000 रुपये का तुलना कहीं चलता है भला। तो वो शाम के समय आके वहीं पर पहुंच गया और देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर अनीस अपने ही धुन में वो बांसुरी बजाए जा रहा है और वन के पशु पंछी जो भी है उसके चारों तरफ बैठ के सुन रहे हैं। तो बड़ा भाई उन पशुओं में से अचानक के भीतर वैसा ही वाला खरगोश देख पाया जिसका रंग था दूध की तरह सफ़ेद और मस्तक में था एक काले रंग का बिंदी। तो खरगोश को तो वो ऐसा वाला खरगोश को अनीस भी देख पाया था। वो बांसुरी उतार वो बांसुरी रखकर उस खरगोश को उठाया और बड़े भाई को देखिए बोले कि देखो मैं आपको दे तो दिया हूँ, लेकिन अच्छे से पकड़ के लेके जाना, अगर आपके हाथ से भाग गया तो वो दायित्व मेरा नहीं है। तो बड़ा भाई खुश होकर वो पूरा रुपए दे दिए और फिर बहुत सारा धन्यवाद बोलकर वो रवाना हो गए घर के लिए। जहाँ तक वो जंगल से निकलने जाए, वन से निकलने ही के लिए तैयार हैं, मतलब जस्ट निकलेंगे, ऐसा है कि अभी निकलेंगे तो अनीस वहाँ से तो बांसुरी बजाई और खरगोश के कान तक पहुँचा और वो भागा। हाथ से वो उतर के एकदम भागा और जंगल के अंदर वो खो गया। तो फिर बहुत ढूंढा लेकिन उसे मिला ही नहीं। तो फिर वो बड़ा भाई अब वापस आया अनीस के पास, बोले कि देखो वो सफ़ेद खरगोश तो भाग गया, अब क्या करूं। अनीस कहा कि मैंने तो आपको बोला था आप कस के पकड़ के रखना, अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो और क्या, बड़ा भाई क्या करे, बिना खरगोश के ही घर वापस गया। देखो कैसे भाग रहा है वो खरगोश, टुई करके। तो अब
ये सारे व्याख्यान तो उसने अपने पिताजी को यानी कि जमींदार को बताए थे। जमींदार सुन के उन बहुत झाड़े। फिर मजला जो लड़का है वो बोले कि आप मन को कष्ट मत दीजिए पिताजी, कल मैं आपको ला के दे दूंगा वो सफ़ेद खरगोश। तो दूसरे दिन मजला जो लड़का है वो गया खरगोश के खोज में, और अनीस के साथ उसको मुलाकात भी हुआ। एक ही घटना का पुनरावृत्ति हुई। और फिर सिर्फ 1,000 रुपये अनीस के पास पास फिर से पहुंचा। तो भाई तृतीय दिन जमींदार का जो छोटा लड़का है वो भी गया। एक ही हुआ, वो भी अनीस को 1,000 रुपये दे के आ गया, लेकिन खरगोश उसके साथ नहीं आया। तो अब ये सब सुनकर गुस्से में तो फट पड़े जमींदार। बोले सारे अपदार्थ हो, मूर्ख हो हैं, अब मैं खुद ही लेने जाऊंगा। तो अगले दिन जमींदार खुद ही अनीस के खोज में गया। जमींदार को देखते ही घृणा से उसका पूरा भौए पूरा क्या बोलूं तिर्जक हो गए। और जमींदार अनीस को कुछ बोलते उससे पहले ही वो अपना बांसुरी बजाना शुरू किया। और देखते ही देखते वन के सारे जीव जंतुए, खरगोश, भालू, सियार, फिर बोलो सांप, जो भी है सारे चारों तरफ से पंछियाँ सारे चारों तरफ से जमींदार को आके घेर लिए। तो डर के मारे जमींदार का तो मुंह पूरा सूख गया, वो थर थर कांपे। और फिर अनीस के सामने घुटने टेक के बैठ के बोले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बंसी वादक। तो अनीस अपना बांसुरी बजाना बंद किए और बोले आप मुझे पहचान नहीं पाए हो क्या? मैं वही अनीस हूँ जिसको मारकर आप घर से भगा दिए थे, और आज मेरे बांसुरी के एक सुर में, एक धुन में इस वन के हर पशु आपको क्षण भर में जिंदा चबा के खा जाएगा। तो डर के मारे वो कांपते कांपते जमींदार अनीस के पैर में पड़ गया और बोले मुझे क्षमा कर दो अनीस, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, तुम सिर्फ मेरा प्राण मुझे दे दो, प्राण दान दे दो। तो अनीस बोले ठीक है, इस बार के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन आप प्रतिज्ञा कीजिए कि भविष्य में आप कभी भी किसी गरीब के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय नहीं करोगे, और गांव में वापस जाके आप अपने संपदा का आधा गरीबों में दान कर दोगे। तो डर के मारे कांपते कांपते जमींदार बोले ठीक वही होगा अनीस, वही होगा, मैं तुम्हारे बातें अक्षर अक्षर हर अक्षर को मैं पालूंगा। तो ज़मींदार अपनी बात रखे थे, अपनी ज़ुबान रखे थे। सही में वो गांव में वापस गए, अपने विषय संपत्ति के आधा सब में बांट दिए गांव के गरीब किसान, गरीब गांव वासियों के अंदर। और भविष्य में और फिर कभी भी किसी प्रजा के ऊपर वो अन्याय विचार नहीं किए थे। गांव के सबके पास इसलिए सिर्फ बांसुरी के लिए नहीं, पहले से भी ज़्यादा प्रिय हो उठे अनीस। तो दोस्तों बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले एक चीज़, पता नहीं एक मैथ्स आप लोगों को बोलने की इच्छा हो रही थी। ऐसा है कि एक गणित का समस्या देने की इच्छा हो रही है। मान लो कि 100 लोग हैं, हर एक के पास 100 रुपये है, और एक व्यक्ति है, मतलब 101वां जो व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं है। तो ये 100 लोग अपने से चंदा उठाकर 1-1 रुपये दिए। और क्या हुआ? अब उस व्यक्ति के पास 100 रुपये है और बाकी 100 लोगों के पास 99 रुपये है। तो तो किसके पास, मतलब कौन इस हिसाब से कौन जमींदार नहीं बोलूँगी, कौन वित्तशाली या धनवान बना? देखो अब वो 100 लोगों के पास 99 रुपये हैं, लेकिन उस 101वां इंसान के पास एक इंडिविजुअल इंसान से ज़्यादा है। इन लोगों के पास तो 99 रुपये है और इसके पास 100 रुपये है।
तो ये सोचना ज़रूर। तो अच्छा, और कोई अगर बांसुरी बजाना जानते हो तो मुझे बताना, है ना? और इसके आगे क्या, हाँ, इस कहानी से मुझे एक चीज़ ज़रूर लगा है कि अपना काम करो, आपको सामने वाले का कुछ अच्छा लग ही सकता है, बुरा भी लग ही सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको, मतलब क्या बोलूँ, उसके पीछे ही पड़ जाओ। आप अपना काम करो, वो अपना काम करे। यही है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही। टाटा।